अब हम देखने जा रहे हैं पार्ट 5 वुमन इन वाइट। पिछले पार्ट 4 में हमने देखा है कि कैसे मिस हेलकॉम और मिस्टर हार्टराइट एन कैथरीन को मिलने का प्लानिंग करते हैं। मिस्टर हार्टराइट से पूछती है कि आपने कहा था कि एक प्राइवेट असाइलम में। हाँ, एक निजी प्राइवेट असाइलम में, जहाँ रहने और देखभाल के लिए इतनी बड़ी रकम दी गई होगी कि कोई गरीब व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ गया कि संदेह कहाँ है मिस्टर हार्टराइट। मिस हेलकॉम ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, चाहे एन कैथरीन हमारी मदद कल करे या न करे, सर पर्सिवल ग्लाइड को मिस्टर गिलमोर और मुझे संतुष्ट करना ही होगा। मेरी बहन का भविष्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी चिंता है और विवाह के मामले में उस पर मेरा इतना प्रभाव है कि मैं उसके निर्णय में कुछ हद तक अधिकार रखती हूँ। उस रात हम सब अलग हो गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद घटनाओं को भूल जाने के कारण मैं यह याद नहीं रख सका कि यह मेरा लिमरिज हाउस में अंतिम दिन था और डाक आने के बाद मिस हेलकॉम की सलाह के अनुसार मुझे मिस्टर फेयरली से यह अनुमति मांगनी थी कि मैं अपनी नौकरी 1 महीने पहले छोड़ दूं, क्योंकि मुझे अचानक लंदन लौटने की आवश्यकता पड़ गई थी। सौभाग्य से उस दिन डाक से मुझे लंदन के 2 मित्रों के पत्र मिले, जिससे मेरा बहाना विश्वसनीय लगने वाला था। मैंने अपने कमरे में जाकर तुरंत पत्र लिखना शुरू किया और एक नौकर को मिस्टर फेयरली के पास यह संदेश देकर भेजा कि मैं उनसे वैश्विक विषय पर मिलना चाहता हूँ। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह क्या उत्तर देंगे। चाहे अनुमति मिले या न मिले, मुझे जाना ही था। अब जब मैं यह तय कर चुका था कि मुझे मिस फेयरली से हमेशा के लिए अलग होना है, तो अपने बारे में सोचने की भावना मानो सुन पड़ गई थी। मेरा गरीब आदमी का आत्मसम्मान और मेरे कलाकार वाले छोटे छोटे अभिमान सब समाप्त हो चुके थे। अब मिस्टर फेयरली का कोई भी अपमान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता था। नौकर वापस आया और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही उत्तर लाया। मिस्टर फेयरली की तबीयत इतनी नाजुक थी कि वे किसी से नहीं मिल सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो कहना चाहता हूँ वह पत्र में लिख दूं। ऐसे संदेश मुझे पिछले 3 महीनों में कई बार मिल चुके थे। पूरे समय वो मुझे अपने घर में रखने से प्रसन्न थे, पर दूसरी बार मुझे देखने के लिए कभी स्वस्थ नहीं हुए। मैंने तुरंत पत्र लिखा, विनम्र, संक्षिप्त और स्पष्ट। लगभग 1 घंटे बाद उत्तर मिला, सुंदर बैगनी स्याही में हाथ की अद्भुत सफाई के साथ मोटे चमकीले कागज पर, और उसमें लिखा था, मिस्टर फेयरली के शुभकामनाएं मिस्टर हार्टराइट के लिए। मिस्टर फेयरली को बहुत आश्चर्य और निराशा हुई कि मिस्टर हार्टराइट ने इस तरह की प्रार्थना की है। उनके विचार में कोई व्यक्ति अपना अनुबंध केवल जीवन और मृत्यु की परिस्थिति में ही तोड़ सकता है। फिर भी अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए मिस्टर फेयरली अपना विरोध छोड़ते हैं और अनुमति देते हैं कि मिस्टर हार्टराइट जा सकते हैं। मोड़ा अपने कागजों में रख लिया और उसे अपमान नहीं बल्कि मुक्ति का पत्र समझा। नीचे जाकर मैंने मिस हेलकॉम को बताया कि मैं अब फार्म चलने के लिए तैयार हूँ। क्या मिस्टर फेयरली ने संतोषजनक उत्तर दिया? उन्होंने पूछा। उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी, मैंने कहा। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ थाम लिया, पहली बार, और यह संकेत दिया कि वह समझ गई कि अनुमति किस तरह मिली है। उनका यह छोटा सा भाव ही मेरे लिए सांत्वना था। हमने तय किया कि वह फार्म हाउस के अंदर अकेले जाएगी और मैं बाहर प्रतीक्षा करूंगा, ताकि एन कैथरीन मुझे देखकर डर न जाए। मैं वह लौटी। क्या एन कैथरीन ने मिलने से इनकार कर दिया? मैंने पूछा। एन कैथरीन चली गई, उन्होंने कहा। चली गई? हाँ, मिसेस क्लेमेंट्स के साथ। आज सुबह 8 बजे ही वे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। हमारी अंतिम आशा उसी क्षण समाप्त हो गई।
मिस हेलकॉम ने विस्तार से बताया कि पिछली रात एन को अचानक बेहोशी का दौरा पड़ा था और अगली सुबह बिना किसी को कारण बताए वो और मिसेस क्लेमेंट्स जल्दबाजी में निकल गई। फॉर्म की लड़की हैना से पूछताछ में पता चला कि उसने पिछली रात फॉर्म में यह समाचार बताया था कि सोमवार को सर पर्सिवल ग्लाइड लिमरेज हाउस आने वाले हैं। मिस हेलकॉम ने मेरी ओर देखा। अब क्या तुम्हें कोई संदेह है मिस्टर हार्टराइट? सर पर्सिवल ग्लाइड को ही वह संदेह दूर करना होगा, उन्होंने कहा, अन्यथा लॉरा फेरली कभी उनकी पत्नी नहीं बनेगी। मिस्टर गिलमोर, पारिवारिक वकील, घर आ पहुंचे। बुजुर्ग लेकिन तेज दिमाग वाले व्यक्ति। उन्होंने मामले को अपने हाथ में लिया और तय किया कि एन कैथरीन और मिसेस क्लेमेंट्स की खोज के लिए एक नौकर को भेजा जाए तथा सर पर्सिवल ग्लाइड के वकील को पूरे मामले की जानकारी भेजी जाए। वो बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर पर्सिवल एक सज्जन व्यक्ति है और वे उचित स्पष्टीकरण देंगे। ऐसी घटनाएं मेरे अनुभव में आम है। अज्ञात पत्र, दुखी महिलाएं, समाज की खामियां, बहुत आम बातें। मुझे उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण से सहमति नहीं थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसी दोपहर लंदन के लिए निकल जाने का निश्चय किया, लेकिन मिस हेलकॉम ने आग्रह किया कि मैं रात का भोजन उनके साथ करूं और मित्र की तरह विदा लूं। भोजन के समय मिस लॉरा फेरली ने वही नीली पोशाक पहनी थी जो मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। वह बाहर से शांत दिख रही थी, पर भीतर से बेहद विचलित थी। भोजन समाप्त होने के बाद उसी समय वह नौकर लौटा जिसे एन कैथरीन और मिसेस क्लेमेंट्स की खोज पर भेजा गया था। तो क्या पता चला? मिस्टर गिलमोर ने पूछा। सर, नौकर ने कहा, दोनों औरतों ने हमारे स्टेशन से रेल के लिए टिकट लिया था। और तुम कार्लिसेल गए? मिस्टर गिलमोर ने पूछा। पर उनका कोई पता नहीं चला। तुमने रेलवे में पूछताछ की? जी हाँ सर। और अलग अलग सरायों में भी? जी हाँ सर। और तुमने मेरा लिखा हुआ बयान पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया? जी हाँ सर। अच्छा मेरे दोस्त, तुमने अपनी पूरी कोशिश की और मैंने भी अपनी। अब यह मामला आगे की सूचना तक नहीं रुकेगा। हमने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं मिस्टर हार्टराइट, बूढ़े सज्जन ने कहा जब नौकर चला गया। फिलहाल औरतों ने हमसे चालाकी कर ली है और अब हमारे पास बस यही उपाय है कि हम सोमवार तक इंतजार करें जब सर पर्सिवल ग्लाइड यहाँ आएंगे। क्या तुम एक और गिलास भरोगे? बढ़िया पोर्ट वाइन है, गाढ़ी, पुरानी और असली। मेरे तहखाने में इससे भी अच्छी है। हालांकि हम ड्राइंग रूम में लौट आए। वह कमरा जहां मैंने जीवन की सबसे में बिताई थी, वह कमरा जिसे अब इस अंतिम रात के बाद मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मौसम ठंडा हो गया था, दिन छोटे हो गए थे और कमरे का रूप भी अब बदल गया था। बरामदे की तरफ के शीशे के दरवाजे बंद थे और मोटे पर्दों से ढके हुए। पहले जिसे हल्की संध्या की छाया में हम वहां बैठा करते थे, उसकी जगह अब तेज लैंपों की चमकदार रोशनी थी। अब सब कुछ बदल चुका था, घर के भीतर भी और बाहर भी। मिस हेलकॉम और मिस्टर गिलमोर ताश की मेज पर बैठ गए, मिसेस वेजी अपनी आदतन कुर्सी पर। उनके लिए कोई बंधन नहीं था, पर मेरे लिए हर पल एक बंधन था। मैं देख रहा था कि मिस फेयरली संगीत स्टैंड के पास ठहर गई थी। पहले ऐसा होता था कि मैं वहीं जाकर उनके साथ शामिल हो जाता। मैं संकोच में खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं या क्या करूं। उन्होंने एक तेज नजर मेरी ओर डाली, फिर अचानक एक संगीत पत्र उठाया और मेरी ओर बढ़ी। क्या मैं मोजार्ट की वे छोटी धुनें बजाऊं जो आपको बहुत पसंद थी? उन्होंने थोड़ा घबरा कर पूछा और नीचे अपने संगीत पत्र को देखने लगी। मैं धन्यवाद कह पाता उससे पहले ही वे पियानो की ओर बढ़ गई। पास की कुर्सी जहां मैं हमेशा बैठा करता था खाली थी। उन्होंने कुछ सुर छेड़े, फिर मेरी ओर देखा, फिर वापस अपने संगीत की ओर। क्या आप अपनी पुरानी जगह नहीं लेंगे? उन्होंने धीमी और हिचकिचाती आवाज में पूछा। मैं ले सकता हूँ, आखिरी रात के लिए, मैंने जवाब दिया।
उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना ध्यान संगीत में लगा रखा। उसी संगीत में जिसे वे बिना देखे बजा सकती थी, जिसे उन्होंने कई बार पहले बजाया था। मुझे सिर्फ इतना पता चला कि उन्होंने मेरी बात सुनी है, क्योंकि उनके गाल का लालपन उतर गया था और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। मुझे बहुत दुख है कि आप जा रहे हैं, उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आंखें संगीत पत्र पर टिकी हुई और उंगलियां अजीब तेजी से पियानो पर चल रही थी। मैं आपके इस दयालु शब्दों को याद रखूंगा मिस फेयरली, बहुत देर तक, कल के बाद भी, मैंने कहा। उनका चेहरा और भी सफेद हो गया और वे मुझसे थोड़ा मुड़ गई। कल की बात मत कीजिए, उन्होंने कहा। आज रात का संगीत हमसे हमारी भाषा में बात करे, जो हमारी बातों से कहीं बेहतर है। उनके होठ कांपे, एक हल्की सी आह निकली जिसे उन्होंने दबाने की कोशिश की। उनकी उंगलियां थरथराई, एक गलत सुर छेड़ दिया, खुद को सुधारने की कोशिश की, फिर झुंझलाकर अपनी गोद में गिरा दिए। मिस हेलकॉम और मिस्टर गिलमोर ने ताश से सिर उठाया, यहाँ तक कि मिसेस वेजी भी चौंक कर जाग गई और पूछने लगी, क्या हुआ? आप विस्ट खेलते हैं मिस्टर हार्टराइट? मिस हेलकॉम ने अर्थपूर्ण नजरों से मेरी ओर देखा। मैं समझ गया कि वे क्या कहना चाहती है, और वे सही थी। मैं तुरंत उठकर ताश की मेज की ओर चला गया। जब मैं उठा, मिस फेयरली ने संगीत का पन्ना पलटा से फिर बजाने लगी। मैं इसे बजाऊंगी, उन्होंने कहा, सुरों को जोर से दबाते हुए। मैं इसे आखिरी रात जरूर बजाऊंगी। आइए मिसेस वेजी, मिस हेलकॉम बोली। मिस्टर गिलमोर और मैं इकारते से उब गए हैं। आइए, आप मिस्टर हार्टराइट की साथी बनिए। बूढ़े वकील मुस्कुराए। वे जीत रहे थे और अभी अभी राजा पलटा था। उन्होंने सोचा कि मिस हेलकॉम ताश बदल रही है, क्योंकि वे हार रही थी, जैसा औरतें करती हैं। बाकी शाम बिना एक शब्द या नजर के बीत गई। मिस फेयरली पियानो पर रही, मैं ताश की मेज पर। वे लगातार बजाती रही, जैसे संगीत ही उनका एकमात्र सहारा हो। कभी उनके सुरों में कोमलता और दर्द झलकता, कभी वे जल्दबाजी में बजाती, मानो यह काम अब बोझ बन गया हो। लेकिन चाहे भाव बदलते रहे, बजाना उन्होंने नहीं छोड़ा। वे तभी उठी जब सबने कहने के लिए उठना शुरू किया। मिसेस वेजी सबसे पहले आई। अब मैं आपको नहीं देख पाऊंगी मिस्टर हार्टराइट, उन्होंने कहा। मुझे सच में अफसोस है कि आप जा रहे हैं। आप बहुत दयालु और ध्यान रखने वाले रहे हैं, और मेरी जैसी बूढ़ी औरत को यह सब बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सुख की कामना करती हूँ। अलविदा। मिस्टर गिलमोर आए। आशा है हम फिर मिलेंगे मिस्टर हार्टराइट। वो छोटा सा व्यापारिक मामला मेरे भरोसे सुरक्षित है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे ठीक, कितना ठंडा मौसम है। आपको दरवाजे पर रोक कर नहीं रखूंगा। बोन वॉयज, मेरे प्रिय महोदय। बोन वॉयज, जैसा फ्रेंच में कहते हैं। मिस हेलकॉम अगली थी। कल 7:30 बजे सुबह, उन्होंने कहा, फिर धीरे से फुसफुसाई। मैं जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा देखा और सुना है। आज रात आपका व्यवहार आपको मेरे जीवन भर की मित्रता दिला गया है। अंत में मिस फेयरली आई। मैं न तो उनकी ओर देख सका, न बोल सका। मुझे बहुत सुबह निकलना होगा, मैंने कहा। आपसे पहले ही चला जाऊंगा मिस फेयरली, इससे पहले कि आप। नहीं नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा। आपको जाने से पहले मैं नीचे आ जाऊंगी। मैं नाश्ते की मेज पर मेरियन के साथ रहूंगी। मैं इतनी कृतज्ञ नहीं हूँ कि पिछले 3 महीनों को भूल जाऊं। उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने मेरा हाथ हल्के से दबाया, फिर अचानक छोड़ दिया। मैं शुभ रात्रि कह पाता, वे जा चुकी थी। अंत अब पास आ गया था, जैसे अगली सुबह की ठंडी रोशनी निश्चित रूप से आई। 7:30 भी नहीं बजे थे जब मैं नीचे आया, पर वे दोनों पहले से ही नाश्ते की मेज पर थी। ठंडी हवा में, धुंधली रोशनी में, घर की चुप्पी में हम तीनों बैठे, कुछ खाने और बोलने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ था। मैं उठा, सब समाप्त करने के लिए। जब मैंने हाथ बढ़ाया, मिस हेलकॉम ने मेरा हाथ थामा। मिस फेयरली अचानक मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। बेहतर हुआ, मिस हेलकॉम बोली, आप दोनों के लिए बेहतर।
मैं कुछ पल चुप रहा। उसे बिना कोई शब्द या नजर दिए खोना बहुत कठिन था। मैंने खुद को संभाला और शिष्टता से विदा लेना चाहा, पर मेरे सारे शब्द सिमट कर बस एक वाक्य में रह गए। क्या मैंने यह अधिकार पाया है कि आप मुझे लिखें? बस यही मैं कह सका। मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके आप सच में हकदार हैं। जब तक हम दोनों जीवित हैं, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। जो भी अंत होगा आप उसे जानेगी। और अगर कभी भविष्य में मैं फिर से आपकी कोई मदद कर सकूं, जब मेरी मूर्खता और गलती की याद भी मिट चुकी हो। मैं आगे कुछ नहीं बोल सका। मेरा गला भर आया, आंखें नम हो गई। वह मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लेती है। बहन पकड़ती हो। उसकी गहरी आंखें चमक उठती है, चेहरा लाल हो जाता है, और उसके चेहरे की शक्ति और दया उसे और भी सुंदर बना देती है। मैं तुम पर भरोसा करूंगी। अगर कभी समय आया तो तुम्हें अपना और उसका सच्चा दोस्त मानूंगी, अपने भाई और उसके भाई की तरह। वह रुकी, मुझे अपने पास खींचा। वह निडर और उदार स्त्री। उसने मेरे माथे को बहन की तरह चूमा और कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब तुम अकेले यहीं ठहरो और अपने आप को संभालो। हमारे दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि मैं अब चली जाऊं। मैं ऊपर बालकनी से तुम्हें जाते हुए देख लूंगी। वह कमरे से चली गई। मैं खिड़की की ओर मुड़ गया, जहां बस उदास शरद ऋतु का दृश्य दिख रहा था। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, ताकि मैं भी कमरे को छोड़ सकूं, हमेशा के लिए। एक मिनट ही बीता होगा कि से खुला। किसी महिला की पोशाक की सरसराहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर देखा। मिस फेयरली कमरे के दूसरे सिरे से मेरी ओर आ रही थी। हमारी नजरें मिली। वह झिझकी, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे मेरे पास आई। वह बहुत पीली और शांत लग रही थी। एक हाथ से मेज को सहारा दे रही थी और दूसरे हाथ में कुछ पकड़े हुए थी, जो उनकी ड्रेस के नीचे छिपा था। मैं सिर्फ ड्राइंग रूम में गई थी, उन्होंने कहा, ये चीज ढूंढने। इसे देखकर शायद आपको यहाँ बिताए समय और अपने दोस्तों की याद आए। आपने कहा था कि मैंने इसे अच्छा बनाया है, इसीलिए सोचा कि शायद आपको पसंद आए। वह सिर घुमा लेती और एक छोटा सा चित्र मुझे देती है। वही ग्रीष्मकालीन घर, यानी कि समर हाउस का चित्र, जहाँ हम पहली बार मिले थे। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने वह चित्र मुझे दिया। मेरे भी कांप रहे थे जब मैंने लिया। मैं अपने भाव छिपा नहीं पा रहा था। मैंने बस इतना कहा, यह चित्र हमेशा मेरे पास रहेगा। यह मेरी सबसे कीमती चीज होगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अलविदा कहने दिया। अरे, उसने कहा, मैं आपको कैसे जाने देती, जब हमने इतने सुखद दिन साथ बिताए हैं। वो दिन शायद कभी वापस ना आए, मिस फेयरली। मेरा जीवन और आपका जीवन बहुत अलग रास्तों पर है, लेकिन अगर कभी ऐसा समय आया जब मेरा पूरा दिल, आत्मा और शक्ति आपको जरा भी खुशी या राहत दे सके, क्या आप उस गरीब ड्राइंग मास्टर को याद रखेगी जिसने आपको सिखाया? उनकी दयालु नीली आंखों में आंसू झिलमिला उठे। मैं वादा करती हूँ, उन्होंने टूटती आवाज में कहा। ओह, मुझसे ऐसे मत देखिए। मैं पूरे दिल से वादा करती हूँ। मैं थोड़ा और पास आया और अपना हाथ बढ़ाया। आपके कई दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं, मिस फेयरली। आपका सुखी भविष्य सबकी कामना है। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी भी कामना है? अब उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपता हुआ हाथ मेज पर रखा ताकि खुद को संभाल सके और दूसरा हाथ मुझे दिया। मैंने उसे थामा, सिर झुका लिया। आंसू उस पर गिर पड़े। मैंने उसे चूमा, प्रेम से नहीं बल्कि गहरे दुख और निराशा से। ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दीजिए, उन्होंने धीमे आवाज में कहा। उन शब्दों में उनका हृदय खुल गया। मुझे उन्हें सुनने का अधिकार नहीं था, फिर भी वह उनके प्रेम की अनकही स्वीकृति थी। मैंने उनका हाथ छोड़ दिया। कुछ नहीं कहा। आंसुओं ने मुझे अंधा कर दिया था। जब उन्हें साफ किया तो देखा वह कुर्सी पर गिर चुकी थी, सिर मेज पर झुका हुआ था। बस एक आखिरी नजर और मैं कमरे से बाहर था। अब हमारे बीच हमेशा की जुदाई थी। लॉरा फेयरली अब मेरे अतीत की एक स्मृति बन चुकी थी।
मिस्टर हार्टराइट की कहानी समाप्त होती है और कहानी को आगे बढ़ाते हैं विंसेंट गिलमोर, जो कि एक सॉलिसिटर है। वह लिखते हैं, मैं ये पंक्तियां अपने मित्र मिस्टर वॉल्टर हार्टराइट के अनुरोध पर लिख रहा हूँ। इनमें मैं इस घटनाओं का वर्णन करूंगा कि जिन्होंने मिस फेयरली के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया, और जो घटनाएं मिस्टर हार्टराइट के लिमरिज हाउस से चले आने के बाद घटी। मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्या मुझे यह कहानी सार्वजनिक करने से सहमति है या नहीं, क्योंकि मिस्टर हार्टराइट ने स्वयं इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने तय किया है कि पूरी कहानी उन्हीं लोगों के शब्दों में सुनाई जाएगी जो उस समय प्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं में शामिल थे। इसलिए अब कहानी को आगे बढ़ाना मेरा काम है, क्योंकि मैं वहां मौजूद था जब सर पर्सिवल ग्लाइड लिमरिज हाउस आए थे। उनके ठहराव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में मैं शामिल था। मैं 2 नवंबर शुक्रवार को लिमरिज हाउस पहुंचा। मेरा उद्देश्य था कि वहां रहना जब तक सर पर्सिवल न आ जाए। अगर उनकी और मिस फेयरली की शादी की तारीख तय हो जाती तो मैं उसके लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करने लंदन लौट जाता। पहले दिन मिस्टर फेयरली से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बीमारी का बहाना किया। मिस हेलकॉम ने मेरा स्वागत किया और मुझे मिस्टर हार्टराइट से मिलवाया, जो कुछ समय से वहां रह रहे थे। रात के खाने तक मैं मिस फेयरली को नहीं देखा। वह बहुत थकी और उदास दिख रही थी। वह बेहद प्यारी, विनम्र और सबकी परवाह करने वाली लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। शनिवार की सुबह मिस्टर हार्टराइट जा चुके थे। अपने कमरे में रही और मिस हेलकॉम कुछ उदास सी लगी। मुझे घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं लगी। रविवार को मौसम भी उदास था। सर पर्सिवल के वकील का पत्र आया कि उन्होंने मेरा भेजा हुआ दस्तावेज प्राप्त कर लिया है। मिस फेयरली शाम को हमारे साथ आई और बहुत शांत व दुखी दिखी। मैंने उनसे हल्की बातचीत की और सर पर्सिवल का जिक्र किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, विषय बदल दिया। मुझे लगा कि शायद वह अब उस रिश्ते को लेकर पछता रही है। सोमवार को सर पर्सिवल ग्लाइड पहुंचे। वह दिखने में अच्छे और शालीन व्यक्ति थे। उम्र थोड़ी अधिक लग रही थी, लेकिन बर्ताव में उत्साह और विनम्रता थी। उनकी मिस हेलकॉम से मुलाकात बहुत सौहार्दपूर्ण रही और उन्होंने मुझसे भी अच्छा व्यवहार किया। जब मिस फेयरली कमरे में आई तो उन्होंने बहुत नम्रता और स्नेह से उनका स्वागत किया, पर लॉरा असहज और चुप थी। थोड़ी देर में वो फिर से चली गई। इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने खुद ही उस गुमनाम पत्र के विषय में बात शुरू की। उन्होंने बताया कि वह लंदन में अपने वकील से मिल चुके हैं और सब दस्तावेज देख चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि मिसेस कैथरीन, जिनका नाम उस पत्र में आया था, पहले उनके परिवार में सेवक रह चुकी थी। उनका पति उन्हें छोड़ गया था और उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार थी। सर पर्सिवल ने दया दिखाते हुए उस लड़की को सार्वजनिक पागलखाने के बजाय एक निजी पागलखाने में दाखिल कराया, ताकि उसकी मां को शर्म महसूस न हो। लेकिन जब लड़की को यह बात पता चली कि सर पर्सिवल ने ही उनकी भर्ती का इंतजाम किया, तो वो उनसे घृणा और नफरत करने लगी। सर पर्सिवल ने कहा कि वह लड़की अब पागलखाने से भाग गई है और उसी ने वह गुमनाम पत्र लिखा होगा। उन्होंने अस्पताल का नाम, डॉक्टर के नाम और पते तक बताए, ताकि सब सत्यापित किया जा सके। उनकी बात बहुत साफ और संतोषजनक थी, जैसा कि मैंने पहले से ही उम्मीद की थी। देखभाल कर रहा था। अब केवल मिस फेयरली और उनके परिवार के प्रति अपना कर्तव्य सीधा और ईमानदार ढंग से निभाने की इच्छा रखता था। इस अपील का उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति मैं था। मेरे लिए अपना मार्ग बिल्कुल स्पष्ट था। कानून की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में दिए गए किसी भी मानवीय कथन पर विवाद कर सकता है। यदि मुझे पेशेवर रूप से सर पर्सिवल ग्लाइड के खिलाफ एक केस तैयार करना होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था, लेकिन मेरा कर्तव्य उस दिशा में नहीं था। मेरा कार्य केवल न्यायिक था। मुझे उनके स्पष्टीकरण को तौलना था, उस सज्जन की उच्च प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना था जिन्होंने उसे प्रस्तुत किया था, और ईमानदारी से निर्णय लेना था कि संभावनाएं सर पर्सिवल के पक्ष में है या नहीं। मेरी अपनी धारणा थी कि वे निश्चय ही उनके पक्ष में है, और इसलिए मैंने घोषित किया कि उनका स्पष्टीकरण मेरे विचार से पूर्ण रूप से संतोषजनक है।
मिस हेलकॉम ने मुझे बहुत ध्यान से देखा, फिर अपनी ओर से भी कुछ शब्द कहे। हालांकि उनके स्वर में थोड़ी झिझक थी, जो परिस्थितियों के अनुसार मुझे उचित नहीं लगी। मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि सर पर्सिवल ने यह झिझक देखी या नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि उन्होंने देखी, क्योंकि उन्होंने बड़े विनम्र ढंग से फिर से उसी विषय को उठाया जिसे वे चाहे तो यहीं समाप्त कर सकते थे। यदि मेरा यह सीधा बयान केवल मिस्टर गिलमोर के लिए होता, उन्होंने कहा, तो मैं समझता कि अब इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले का कोई और उल्लेख आवश्यक नहीं। मैं यह उम्मीद कर सकता हूँ कि मिस्टर गिलमोर एक सज्जन होने के नाते मेरे शब्द पर विश्वास करेंगे, और जब वह मेरा साथ ऐसा न्याय करेंगे तो हमारे बीच इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं रहेगी। लेकिन किसी महिला के साथ मेरी स्थिति अलग है। मैं उसे, जो मैं किसी पुरुष को नहीं दूंगा, अपने कथन के सत्य होने के प्रमाण देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप स्वयं वह प्रमाण नहीं मांग सकती, मिस हेलकॉम। इसलिए यह मेरा दायित्व है कि मिस फेयरली के प्रति मेरा और भी बड़ा कर्तव्य है कि मैं वह प्रमाण दूं। क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकता हूँ कि आप तुरंत उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री की माँ मिसेस कैथरीन को लिखे और उनसे मेरे इस स्पष्टीकरण की पुष्टि मांगे। मिस हेलकॉम का चेहरा बदल गया और वे कुछ असहज दिखी। सर पर्सिवल का यह सुझाव, भले ही बहुत विनम्रता से दिया गया था, लेकिन यह उनकी थोड़ी सी झिझक की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत हुआ। आशा है सर पर्सिवल, आप यह अन्याय नहीं करेंगे कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ या नहीं, उन्होंने जल्दी से कहा। निश्चित रूप से नहीं, मिस हेलकॉम, मैं यह प्रस्ताव केवल आपके प्रति आदर के कारण रख रहा हूँ। क्या आप मेरी जीत को माफ करेगी यदि मैं फिर भी इस पर जोर दूं? वह मेज की ओर गए, एक कुर्सी खींची और कागज का केस खोला। कृपया मेरे लिए यह पत्र लिख दे, उन्होंने कहा। यह मेरे आपको केवल 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या उनकी बेटी को उनकी जानकारी और अनुमति से मानसिक असाइलम में रखा गया था? दूसरा, क्या इस मामले में मेरा जो भी योगदान था उसके लिए वो मेरी कृतज्ञ है? मिस हेलकॉम ने थोड़ी देर बाद वह पत्र लिख दिया। सर पर्सिवल ने उसे दिया, बिना पढ़े ही सील कर दिया और विनम्रता से उन्हें लौटा दिया। क्या आप चाहती हैं कि मैं यह पत्र स्वयं भेज दूं? जी हाँ, कृपया इसे भेज दीजिए, उन्होंने उत्तर दिया। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और अंततः मामला यही तय हुआ कि अब मिसेस कैथरीन का उत्तर आ जाएगा। तब मिस हेलकॉम मिस फेयरली को सब कुछ समझाएगी। अगले दिन डाक में मिसेस कैथरीन का उत्तर आया। मैडम, आपके पत्र के उत्तर में यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि मेरी बेटी एन को मेरे ज्ञान और सहमति से असाइलम में देखरेख में रखा गया था, और सर पर्सिवल ग्लाइड के इस मामले में फिर किए गए सहयोग के लिए मैं उनकी आभारी हूँ। जेन एन कैथरीन। संक्षिप्त और स्पष्ट पत्र, शब्दों में कठोरता थी, लेकिन आशय में सर पर्सिवल के पक्ष में पूर्ण पुष्टि थी। मिस हेलकॉम और मैं दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सर पर्सिवल की बात सच है। हालांकि मिस हेलकॉम पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखी। उन्होंने बाद में मुझसे कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन मैं लॉरा को इस विवाह के लिए मनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। मैंने कहा, लेकिन सर पर्सिवल ने स्वयं कहा है कि यदि मिस फेयरली चाहे जो भी हो वो पीछे हट जाएगी। और फिर भी उन्होंने कहा, यदि मैं लॉरा से यह बात कहती हूँ तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से उसे मजबूर कर दूंगी, क्योंकि वह अपने पिता की स्मृति और अपने वादे से बंधी है। इस उत्तर ने मुझे सोच में डाल दिया। मिस हेलकॉम स्पष्ट रूप से किसी ऐसी बात से चिंतित थी जिसे वो खुलकर नहीं बताना चाहती थी। अगले दिन मुझे लंदन लौटना था, इसलिए मैंने ठान लिया कि जाने से पहले मिस फेयरली से अवश्य बात करूंगा। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा, वह बहुत उदास और पीली दिख रही थी। मैंने सौभाग्य से उनसे कहा, मैं तुमसे विदा लेने आया हूँ मेरी बच्ची, और एक आवश्यक बात करनी है, तुम्हारे विवाह के बारे में। वह चौंक गई और उनके हाथ घबराहट में कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या इस विषय पर बात करना आवश्यक है? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा सा जरूरी है, ताकि मैं तुम्हें अधिकारों की रक्षा बता सकूं। मैं उन्हें समझाया कि विवाह समझौता और सेटलमेंट क्या होता है, और उनकी संपत्ति का विवरण बताया। कौन सी संपत्ति उन्हें जीवन भर के लिए मिलेगी और कौन सी वे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकती है।
जब मैंने उनसे पूछा कि वे किसी विशेष शर्त या इच्छा के बारे में बताना चाहेगी, तो उन्होंने अचानक कहा, अगर ऐसा होता है, अगर मेरी शादी हो जाती है, तो कृपया ऐसा प्रावधान कीजिए कि मरियन मुझसे अलग न की जाए। ओह मिस्टर गिलमोर, कृपया यह कानून बना दीजिए कि मरियन हमेशा मेरे साथ रहे। मैं यह सुनकर गहराई से प्रभावित हुआ। मैंने, और यदि तुम एक वसीयत बनाना चाहो तो किसे अपनी संपत्ति दोगी? उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरी बहन, यानी कि मेरे माँ और बहन दोनों का स्थान लिया है और मैं सब कुछ उसे दे सकती हूँ। मैंने कहा, निश्चय ही, लेकिन यह बहुत बड़ी राशि है, क्या सब कुछ उसी को देना चाहोगी? वह झिझकी, उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने धीमे से कहा, सब कुछ नहीं, कोई और भी है जिसे मैं एक छोटी सी निशानी देना चाहूंगी, अगर मैं पहले मर जाऊं। उनकी आवाज कांप उठी, रंग फीका पड़ गया और उन्होंने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। कितना दुखद था उस लड़की को देखना जो कभी हंसी और जीवन से भरी थी, अब अपने ही भावों के बोझ तले इतनी टूटी हुई और असहाय हो चुकी। जिस दुख और व्यथा में उसने मुझे डाल दिया था, उसमें मैं यह भूल गया कि कितने वर्ष बीत चुके हैं और उन वर्षों ने हमारे आपसी संबंधों में कितना परिवर्तन ला दिया है। मैंने अपनी कुर्सी उसके पास खिसका ली, उसका रुमाल फर्श से उठाया और धीरे से उसके हाथ उसके चेहरे से हटाए। रो मत मेरी प्यारी, मैंने कहा। उसकी आंखों में उमड़ते आंसू अपने हाथ से पोंछ दिए, जैसे वो फिर से वही छोटी सी लॉरा फेरली हो जिसे मैंने 10 साल पहले जाना था। यह तरीका सबसे सही साबित हुआ उसे शांत करने के लिए। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान दी। मुझे अपने आप पर बहुत खेद है, उसने सादगी से कहा। मैं हाल ही में ठीक नहीं रही, कमजोर और घबराई हुई महसूस करती हूँ और अक्सर बिना किसी कारण रो पड़ती हूँ। अब मैं बेहतर हूँ, मैं आपको ठीक से उत्तर दे सकती हूँ मिस्टर गिलमोर। नहीं नहीं मेरी प्यारी, मैंने कहा, अभी के लिए यह विषय यही समाप्त करते हैं। तुमने इतना कह दिया है कि मैं तुम्हारे हित में पूरी सावधानी रख सकूं। बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। अब काम की बात बंद करें और कुछ और बातें करें। मैंने बातचीत का विषय तुरंत बदल दिया। इसी मिनट में उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और मैं उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। फिर आएगा, उसने अच्छे भाव से कहा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके स्नेह और देखभाल के योग्य बन सकूं। बस आप दोबारा आइए। वह अब भी अतीत से चिपकी हुई थी, उस अतीत से जिसे मैं अपनी तरह से उसके लिए दर्शाता था, ठीक वैसे ही जैसे मिस हेलकॉम करती थी। उसके जीवन की शुरुआत में ही उसे पीछे की ओर देखते देखना मुझे गहराई से परेशान कर गया। अगर मैं फिर आया, मैंने कहा, तो आशा है कि तुम्हें बेहतर और खुश पाऊंगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे मेरी प्यारी। उसने बस अपना गाल आगे बढ़ा दिया ताकि मैं विदा लूं और उसे चूम सकूं। वकीलों का भी दिल होता है और मेरा दिल उस पल सचमुच थोड़ा दुखी हो गया था। हमारी यह मुलाकात मुश्किल से आधे घंटे चली थी। उसने मेरे सामने अपने विवाह को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि उसे यह सब इतना परेशान क्यों कर रहा था। फिर भी न जाने कैसे उसने मेरे मन में अपनी ओर मोड़ लिया था। मैं उस कमरे में इस भावना के साथ गया कि सर पर्सिवल ग्लाइड को उसके साथ किए जा रहे व्यवहार पर शिकायत का पूरा अधिकार है। पर जब मैं लौटा तो मन ही मन यह चाहता था कि काश यह विवाह न हो। मेरी उम्र और अनुभव का आदमी इतना अस्थिर न होना चाहिए था, पर सच यही है, ऐसा ही हुआ। अब मेरे प्रस्थान का समय आ पहुंचा था। मैंने मिस्टर फेयरली को संदेश भेजा कि यदि वे चाहे तो मैं उनसे विदा लेने आ सकता हूँ, पर वे मुझे जल्दी करने के लिए क्षमा करें। उनका उत्तर एक छोटे कागज पर पेंसिल से लिखा आया। प्रिय गिलमोर, स्नेह और शुभकामनाएं। किसी भी तरह की जल्दी मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपना ख्याल रखिए। अलविदा। जाने से पहले मैं एक क्षण के लिए मिस हेलकॉम से मिला।
क्या तुमने लॉरा से सब कह दिया जो कहना था? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। वह बहुत कमजोर और घबराई हुई है। मुझे खुशी है कि तुम उसके साथ हो। मिस हेलकॉम की तेज निगाहें मेरे चेहरे पर ठहर गई। तुम लॉरा के बारे में अपना विचार बदल रहे हो, उसने कहा। अब तुम उससे अधिक सहानुभूति रख रहे हो। किसी समझदार आदमी को किसी बुद्धिमान और दृढ़ महिला से बहस में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बस इतना कहा, जो भी हो मुझे बताना है। जब तक तुम्हारा पत्र न आए मैं कुछ नहीं करूंगा। वह अब भी मेरी ओर देखती रही, फिर बोली, काश यह सब जल्दी और अच्छे से समाप्त हो जाता। मिस्टर गिलमोर और तुम भी यही चाहते हो। इतना कहकर वह चली गई। सर पर्सिवल ने बहुत विनम्रता से मुझे गाड़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। अगर आप कभी मेरे इलाके में आए, उन्होंने कहा, तो कृपया मत भूलिएगा कि मैं सचमुच हमारी पहचान को और प्रगाढ़ बनाना चाहता हूँ। इस परिवार के पुराने और भरोसेमंद मित्र के लिए मेरे घर के द्वार सदा खुले हैं। मुझ अत्यंत आकर्षक था। शिष्ट, विचारशील, विनम्र, पूरी तरह एक सच्चे सज्जन। जब मैं स्टेशन की ओर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सर पर्सिवल ग्लाइड के हित में कुछ भी कर सकता हूँ। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन मिस हेलकॉम की तरफ से कोई पत्र नहीं आया। 8वें दिन उनके हाथ की लिखावट वाला एक पत्र मेरे हाथों में आया। उस पत्र में बताया गया कि सर पर्सिवल ग्लाइड का प्रस्ताव निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया गया है और उनकी शादी, जैसे कि सर पर्सिवल चाहते थे, साल के अंत से पहले होगी। संभावना थी कि विवाह दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में संपन्न होगा। मिस फेयरली का 21वां जन्मदिन मार्च के अंत में था। इस व्यवस्था के अनुसार वह अपनी आयु पूर्ण होने से लगभग 3 महीने पहले ही सर पर्सिवल की पत्नी बन जाती। मुझे आश्चर्य या दुखी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आश्चर्यचकित और दुखी हुआ। साथ ही मिस हेलकॉम के पत्र की संक्षिप्तता से मुझे कुछ निराशा भी हुई, जिसने मेरे पूरे दिन का चैन छीन लिया। सिर्फ 6 पंक्तियों में उन्होंने विवाह का उल्लेख किया। 3 और पंक्तियों में बताया कि सर पर्सिवल कम्बरलैंड छोड़कर अपने हैम्पशायर वाले घर लौट गए हैं, और आखिरी 2 वाक्यों में लिखा, पहला कि लॉरा बहुत उदास और परिवर्तन की आवश्यकता में है, और दूसरा कि उन्होंने तुरंत अपनी बहन को साथ लेकर यॉर्कशायर में कुछ पुराने मित्रों के पास घूमने जाने का निश्चय किया है। पत्र यही समाप्त हो गया, बिना यह बताए कि मिस फेयरली ने अचानक विवाह स्वीकार करने का निर्णय क्यों लिया, जबकि सिर्फ 1 हफ्ता पहले मैंने उन्हें बिल्कुल अलग मनोदशा में देखा था। बाद में इस अचानक निर्णय का कारण मुझे विस्तार से पता चला, जिसे स्वयं मिस हेलकॉम अपने वृत्तांत में बताएगी। फिलहाल मेरा कर्तव्य यह है कि मैं उस एकमात्र घटना का वर्णन कर दूं जो मिस फेयरली के विवाह से संबंधित थी और जिसमें मेरा भी संबंध था। वह घटना थी विवाह संपत्ति समझौते का तैयार होना। संपत्ति 2 भागों में विभाजित थी। अचल संपत्ति यानी जमीन, जो उनके चाचा मिस्टर फेडरिक फेयरली की मृत्यु पर उन्हें मिल सकती थी। चल संपत्ति यानी कि नगद धन, जो उनके 21 वर्ष पूरे होने पर उन्हें मिलती थी। उनके पिता फिलिप फेयरली 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, फिलिप, फ्रेडरिक और आर्थर। फिलिप की मृत्यु के बाद उसकी इकलौती बेटी लॉरा बची, और जमीन कानूनी रूप से उसके छोटे भाई फ्रेडरिक के नाम कर दी गई। तीसरे भाई आर्थर की पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसकी बेटी मैग्डालेन और बेटा बचे थे, लेकिन बेटा ऑक्सफोर्ड में डूबकर मर गया था। इसीलिए अगर फ्रेडरिक फेयरली की मृत्यु बिना किसी बेटे के होती तो लॉरा को लिमरिज एस्टेट का अधिकार मिलता, लेकिन अगर वह अविवाहित मरती या उनके कोई संतान नहीं होती तो संपत्ति वापस उनकी चचेरी बहन मैग्डालेन को मिलती। अगर वह विवाह करती और उचित सेटलमेंट डीड के तहत, तो उनके जीवन काल में 3,000 पाउंड वार्षिक आय उनके अधिकार में होती और मृत्यु के बाद उनके पति को मिलती। अगर उनका पुत्र होता तो वही बनता। मिस फेयरली को अपने पिता की वसीयत से तहत 20,000 पाउंड नगद मिलना तय था। साथ ही 10,000 पाउंड पर जीवन भर का अधिकार था, जिसकी मूल राशि उनकी मौसी एलेनोर यानी काउंटेस फॉस्को को उनके निधन के बाद मिलनी थी।
उनके पिता ने अपनी बहन के एक इटालियन काउंट फास्को से विवाह पर नाराज होकर उसे वसीयत से निकाल दिया था, पर बाद में लौरा की विनती पर नाम बहाल दिया। लेकिन शर्त यह रखी कि उस रकम का ब्याज लौरा को मिलेगा और मूल रकम एलेनोर को तभी मिलेगी जब लौरा उससे पहले मर जाए। इसीलिए उस रकम का मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि लौरा अपनी मौसी से बहुत छोटी थी। मैंने विवाह समझौते में यह लिखा कि 20,000 पाउंड की पूरी राशि से होने वाली आय जीवन भर पत्नी लौरा को मिलेगी, उसके बाद पति को और फिर उसके बच्चों को। अगर कोई संतान न हो तो पत्नी अपनी वसीयत से उस रकम को अपने परिजनों या मित्रों में बांट सकती है। लेकिन सर पर्सिवल के वकील ने इस क्लॉज को लाल स्याही में काटकर लिखा, यह स्वीकार्य नहीं है। यदि लेडी ग्लाइड यानी कि लौरा की मृत्यु बिना संतान के हो और पति जीवित हो तो पूरी रकम पर्सिवल ग्लाइड को मिले। यानी अगर लौरा की मृत्यु हो जाए और कोई बच्चा न हो तो उसकी सारी संपत्ति पति के पास चली जाए, ना कि उसकी बहन या परिवार के किसी और सदस्य को मिले। मैंने तुरंत जवाब लिखा, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ। उनका जवाब आया, मैं भी अपने शर्त पर कायम हूँ। अब दोनों पक्षों में गतिरोध हो गया। मैंने लौरा के अभिभावक मिस्टर फेडरिक फेरली को पत्र लिखा और समझाया कि यह शर्त अन्यायपूर्ण है, लेकिन उनका जवाब बेकार और बकवास था। वो बोले, प्रिय गिलमोर, इतनी छोटी बात पर क्यों परेशान हो? क्या यह संभव है कि एक 21 वर्ष की युवती 45 वर्ष के आदमी से पहले मर जाए और संतान भी न हो? अगर इससे शांति और सुकून मिल सकता है तो सौदा बुरा नहीं है। मैंने पत्र फेंक दिया और तभी सर पर्सिवल के वकील मिस्टर मेरीमन मिलने आ पहुंचे। वो मोटे, हंसमुख और चालाक व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जिनसे तर्क करना बेकार होता है। उन्होंने कहा, सर पर्सिवल ने सारे निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिए हैं और वह अपने मुंह वकील के हितों की रक्षा करने के बाध्य है। मैंने कहा, यह रकम सौदेबाजी का विषय नहीं है, न्याय का विषय है। लेकिन उन्होंने बात को मजाक में उड़ा दिया। अंत में मैंने मंगलवार तक का समय मांगा ताकि मैं एक बार फिर मिस्टर फेरली से मिल सकूं। अगले दिन यानी कि शनिवार में ट्रेन से कम्बरलैंड के लिए निकला। शाम को पहुंचा। घर बहुत सुना और उदास था। मिस फेरली और मिस हेलकॉम दोनों यॉर्कशायर में थी और मिस्टर फेरली की तबीयत हमेशा की तरह नाजुक थी। अगली सुबह मैं उनसे मिलने गया। वो हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठे थे। सामने उनका नौकर एक भारी एल्बम लिया खड़ा था और मिस्टर फेरली उसे पोर्टफोलियो स्टैंड कर मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा, मुझे आपसे एक गंभीर विषय पर अकेले में बात करनी है। बहुत जोर देने पर नौकर को बाहर भेजा गया। फिर मैंने उन्हें पूरे मामले की व्याख्या की। क्यों यह आवश्यक है कि वह अपनी भतीजी के 20,000 पाउंड उसके परिवार के नियंत्रण में रखे, न कि उसके पति के हवाले करे। लेकिन वह हमेशा की तरह तुनक मिजाज और व्यंग्यपूर्ण रहे। उन्होंने कहा, प्रिय गिलमोर, तुम कितने कट्टरपंथी हो। तुम्हें किसी अमीर या कुलीन आदमी से चीड़ क्यों है? तुम सर पर्सिवल से इसलिए नफरत करते हो क्योंकि वह बैरोनेट है? मेरे लिए यह सुनना असहनीय था। एक आजीवन रूढ़िवादी व्यक्ति को उन्होंने कट्टरपंथी कहा और यह सबसे मेरे लिए बेइज्जती थी। कट्टरपंथी कहा जाना सहन नहीं हुआ। मेरा खून खौल उठा। मैं कुर्सी से उछल पड़ा। मैं क्रोध से बोला, और कमरे को मत हिलाओ। मिस्टर फेरली चिल्लाए, खुदा के लिए कमरे को मत हिलाओ। प्रियतम गिलमोर, मेरा मतलब अपमान का नहीं था। मेरे विचार इतने उदार है कि मैं खुद को भी एक कट्टरपंथी समझता हूँ। हाँ हाँ, हम दोनों कट्टरपंथी है। अब नाराज मत हो, मुझ में झगड़ने की ताकत नहीं है। चलो विषय बदल दे। आओ पक्षियों को देखो। तुम्हें मैं इन रेखाओं की दिव्य सुंदरता समझाना चाहता हूँ। चलो ना अच्छे गिलमोर, आओ। उनकी यह बकवास सुनते सुनते मैं धीरे धीरे अपने आप पर काबू पाने लगा। जब दोबारा बोला तो मैं इतना संयमित था कि उनकी मूर्खता का उत्तर मौन तिरस्कार से दिया। मैंने कहा, आप बिल्कुल गलत है सर। यदि आपको लगता है कि मेरा विरोध सर पर्सिवल ग्लाइड के प्रति किसी पूर्वाग्रह से है, मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने वकील की बातों पर इतना अंधा भरोसा किया कि उनसे सीधी बात करना असंभव हो गया। लेकिन मेरी बात किसी भी व्यक्ति पर लागू होती, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो या नीचे के। मैं तो सिद्धांत रख रहा हूँ, वह एक मान्य सिद्धांत है। अगर आप यही के पास के किसी भी ईमानदार वकील से पूछे तो वह भी आपसे वही कहेगा जो मैं एक दोस्त के रूप में कह रहा हूँ। वह बताएगा कि किसी स्त्री की पूरी संपत्ति उसके पति को सौंप देना नियमों के खिलाफ है। कोई भी समझदार वकील किसी भी हालत में अपनी मुवक्किला की मृत्यु पर उसके पति को 20,000 पाउंड का लाभ नहीं देगा।
क्या सचमुच गिलमोर? मिस्टर फेरली ने कहा। अगर कोई व्यक्ति मुझसे इतनी भयावह बात कहे तो मैं तुरंत अपनी घंटी बजाऊं और उसे घर से बाहर निकलवा दूं। मैंने कहा, आप मुझे उकसा नहीं सकते मिस्टर फेरली। अपनी भतीजी और अपने भाई के सम्मान में मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन आप इस अनैतिक समझौते की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, कृपया नहीं, उन्होंने कराते हुए कहा। सोचो गिलमोर, तुम्हारा समय कितना कीमती है, उसे व्यर्थ मत करो। मैं तुमसे बहस करना चाहता हूँ, पर मुझ में ताकत नहीं। तुम खुद को, सर पर्सिवल को, लौरा को, सबको परेशान करना चाहते हो, और वो भी उस बात के लिए जो शायद कभी घटे ही नहीं। नहीं प्रिय मित्र, शांति और सुकून के नाम पर बिल्कुल नहीं। तो मैं ये समझूं कि आप अपने पत्र में व्यक्त निर्णय पर अड़े हैं। हाँ, कृपया। अब हम एक दूसरे को समझ गए। मुझे बहुत खुशी है। बैठो ना फिर से प्लीज। मैं तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। मिस्टर फेयरली ने अनमने ढंग से अपनी छोटी घंटी बजाई। जाने से पहले मैंने उनकी ओर मुड़कर कहा, भविष्य में जो कुछ भी हो सर, याद रखिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। आपके परिवार का निष्ठावान मित्र और सेवक होने के नाते मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेरी कोई भी बेटी किसी भी पुरुष से उस तरह के समझौते पर विवाह नहीं करती जिसे आप मिस फेयरली के लिए मुझसे बनवाने को कह रहे हैं। दरवाजा खुला और नौकर लुइस चौखट पर खड़ा था। लुइस, मिस्टर फेयरली बोले, मिस्टर गिलमोर को बाहर छोड़ दो। फिर लौट आकर मेरी नकाशियों फिर से पकड़ना। नीचे जाकर एक अच्छा सा दोपहर का भोजन कर लेना। गिलमोर, कृपया अपने लिए अच्छा लंच जरूर लेना। मेरे सुस्त नौकरों को कह देना कि तुम्हारी अच्छी तरह सेवा करे। मैं इतना घृणा से भरा हुआ था कि कोई जवाब नहीं दे सका। पीछे मुड़ा और चुपचाप वहां से निकल गया। दोपहर के 2 बजे की ट्रेन थी, उसी से मैं लंदन लौट आया। मंगलवार को मैंने मजबूरी में बदला हुआ समझौता भेज दिया, जिसमें वास्तव में उन्हीं लोगों को अधिकार से वंचित किया गया था जिन्हें मिस फेयरली स्वयं लाभ पहुंचाना चाहती थी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं इनकार करता तो कोई दूसरा वकील वही दस्तावेज तैयार कर देता। मेरा कार्य अब समाप्त हुआ। परिवार की कथा में मेरी भूमिका यहीं तक थी। अब आगे की विचित्र घटनाओं का वर्णन अन्य लोग करेंगे। गंभीरता और दुख के साथ मैं इस संक्षिप्त वृत्तांत का अंत करता हूँ और लिमरिज हाउस में कहे गए अपने अंतिम शब्द दोहराता हूँ। मेरी कोई भी बेटी किसी भी पुरुष से उस प्रकार के विवाह समझौते पर शादी न करती जैसा मुझे लॉरा फेरली के लिए तैयार करने को मजबूर किया गया है। मिस मरियन हेलकॉम की डायरी से अंश। लिमरिज हाउस, 8 नवंबर। आज सुबह मिस्टर गिलमोर हमें छोड़कर चले गए। लौरा से हुई उनकी बातचीत ने उन्हें जितना दुखी और हैरान किया, वो उससे कहीं ज्यादा गहराई से व्यतीत लग रहे थे। उनके चेहरे और व्यवहार से मुझे डर हुआ कि शायद लौरा ने अनजाने में अपने दिल का राज उन पर जाहिर कर दिया है। वही रहस्य जो अब मेरे मन को सबसे बड़ी चिंता है। जब वे चले गए तो यह संदेह इतना बढ़ गया कि मैंने सर पर्सिवल के साथ सवारी पर जाने से इनकार किया और सीधे लौरा के कमरे में चली गई। जब से मैंने लौरा के इस असुखद प्रेम का वास्तविक कारण जाना है, तब से मैं खुद पर ही संदेह करने लगी हूँ। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वॉल्टर हर्ट्रेट की संवेदनशीलता, विनम्रता और सम्मान की भावना लौरा जैसे कोमल और उदार हृदय पर कितना गहरा प्रभाव डालेगी। लेकिन जब तक उसने खुद को अपने मन की बात मुझसे नहीं कही, मुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि यह प्रेम उसकी आत्मा में इतनी गहराई तक उतर चुका है। पहले मुझे लगा कि समय इसे मिटा देगा, अब डर है कि यह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं इसके कमरे में पहुंची तो वो बेचैनी से टहल रही थी। चेहरा तमतमाया हुआ, आंखों में तेज। मुझे देखते ही बोली, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी मरियन, मेरे साथ बैठो। मैं अब और नहीं सह सकती, अब इसे खत्म करना ही होगा। उसके स्वर में दृढ़ता थी, चेहरे पर अस्वाभाविक रंग था। उसके हाथ में हार्टराइट के चित्रों की वह किताब थी, वह किताब जो अकेले में बार बार निकाल कर देखती है। मैंने धीरे से वो किताब उससे लेकर एक और रख दी। मेरी प्यारी, शांत रहो, मैंने कहा। तुम क्या करना चाहती हो? क्या मिस्टर गिलमोर ने तुम्हें कुछ सलाह दी? उसने सिर हिलाया। नहीं, वह बहुत दयालु थे, लेकिन मैंने उन्हें रुला दिया। मैं बहुत असह्य महसूस करती हूँ अपने और सबके हित में। मुझे अब साहस दिखाना होगा इसे समाप्त करने का। क्या तुम सगाई तोड़ने की बात कर रही हो? मैंने पूछा। नहीं, उसने धीरे से कहा, साहस सच बताने का। वो मेरे गले लग गई और सिर मेरे सीने पर रख दिया। सामने दीवार पर उसके पिता का छोटा चित्र टंगा था। वो उसी की ओर देख रही थी।
मैं अपनी सगाई से कभी खुद को मुक्त नहीं कर सकती। उसने कहा, जो भी होगा मेरे लिए दुखद होगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि अपने दुख में यह याद न जोड़ूं कि मैंने अपने पिता की अंतिम इच्छा और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। तो तुम क्या करने का सोच रही हो? मैं सर पर्सिवल ग्लाइड को खुद सच्चाई बताना चाहती हूँ, उसने कहा, और अगर वे चाहे तो मुझे स्वयं मुक्त करे, न कि इसलिए कि मैंने उनसे मांगा, बल्कि इसलिए कि वे सब कुछ जान ले। लौरा, तुम्हें यह सब कैसे बताओगी? मैंने घबरा कर कहा, मुझे किसी से छल नहीं करना चाहिए, कम से कम उस व्यक्ति से तो नहीं जिससे मेरे पिता ने मेरा वचन बंधवाया था। उसने मेरे गाल पर चूमा और कहा, मेरी प्यारी, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, इसलिए भूल जाती हो कि सत्य कहना कभी अपमान नहीं होता। बेहतर है कि सर पर्सिवल मेरे उद्देश्य को गलत समझे, बजाय इसके लिए मैं भीतर से असत्य लेकर जीवन बिताऊं। मैं स्तब्ध रह गई। हम दोनों के बीच ऐसे भूमिकाएं बदल गई। दृढ़ता अब उसी के पक्ष में थी और संकोच मेरे। मैं उसकी आंखों में देखती रही। वहां एक निर्मल आत्मा का साहस था। मेरा छोटा सा सांसारिक विवेक उसके सामने तुच्छ लगने लगा। मुझसे नाराज मत होना मरियन, उसने कहा। मैंने उत्तर में बस उसे बाहों में भर लिया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे जिन्हें मैं रोक नहीं सकी। मैंने ये सब कई दिनों से सोच रखा है, उसने कहा। मेरी अंतरात्मा कहती है यही सही है। कल सुबह तुम्हारे सामने मैं उससे बात करूंगी। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगी जिससे तुम्हें या मुझे शर्मिंदा होना पड़े। बस इतना ही मेरे हृदय का बोझ उतर जाए। मैंने अनमने मन से उसकी बात मान ली। रात को जब वो सोने लगी, मैंने देखा कि हार्टराइट की वही किताब उसके तकिए के नीचे थी। मैंने बस सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। उसने मेरा चेहरा अपने पास खींचा और फुसफुसाई, इसे आज यहीं रहने दो। शायद कल मुझे हमेशा के लिए इससे विदा लेनी पड़े। अब 9 नवंबर की बात है। सुबह एक अप्रिय बात हुई। वॉल्टर हटराइट का पत्र आया। उसमें उसने लिखा कि वह सर पर्सिवल की सफाई पर भरोसा नहीं करता और अब इंग्लैंड छोड़कर किसी नए देश में काम करना चाहता है, जहां नए लोग और नया जीवन मिले। अंत में उसने लिखा कि उसे लगता है कोई अजनबी लोग लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। यह बात मुझे डरा गई, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं उसका मन भ्रमित तो नहीं हो रहा। इसी बीच खबर आई कि सर पर्सिवल आज नाश्ते में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने कमरे में कॉफी ली और कुछ पत्र लिख रहे हैं। वे 11 बजे मुझसे और लौरा से मिलने आएंगे। लौरा नाश्ते पर बहुत शांत थी, असामान्य रूप से शांत। वह बोली, मुझसे मत डरना मरियन, मैं अब भूल नहीं करूंगी। मिस्टर गिलमोर या तुम्हारे सामने मैं खुद पर काबू खो सकती हूँ, पर सर पर्सिवल के सामने नहीं। 11 बजे वो आए। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। खांसी उन्हें और बेचैन कर रही थी। लौरा और मैं सोफे पर बैठी थी, वह सामने कुर्सी पर बैठे। लौरा ने संयम से कहा, सर पर्सिवल, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरी बहन यहाँ इसीलिए है क्योंकि उनकी उपस्थिति मुझे साहस देती है। वे मेरी बातों की प्रेरक नहीं है। मैं जो कहने जा रही हूँ वो मेरे अपने विचार है। सर पर्सिवल ने सिर झुकाया। मुझे मिस हेलकॉम से पता चला, उसने कहा, कि यदि मैं अपनी सगाई तोड़ने की इच्छा जताऊं तो आप मुझे स्वतंत्र कर देंगे। यह आप बड़े उदार और सज्जन होने का प्रमाण है और मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ, परंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। उसके ये शब्द सुनकर सर पर्सिवल का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन मैं देख रही थी उनका पैर टेबल के नीचे लगातार थरथरा रहा था। मैंने यह नहीं बुलाया, लौरा ने आगे कहा, कि आपने मेरे पिता की अनुमति लेकर मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। शायद आपको भी याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं यह वचन अपने पिता की सलाह पर दे रही हूँ। उन्होंने जो चाहा वही मेरे लिए उचित था। अब वे नहीं है, पर उनकी स्मृति मेरा विश्वास अडिग है। उसकी आवाज कांपने लगी। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से कसकर लिपट गई। सर पर्सिवल ने पूछा, क्या मैंने कभी उस विश्वास के योग्य न रहने का प्रमाण दिया है? नहीं, लौरा ने कहा। आपने हमेशा शालीनता और सहनशीलता से व्यवहार किया है। आपने मेरे पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं ये सगाई तोड़ दूं, इसीलिए यह संबंध टूटना है तो यह पूरी तरह आपका निर्णय होगा, मेरा नहीं। उसका पैर अब रुक गया। वो झुककर बोला, मेरा निर्णय? ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो मुझे पीछे हटने पर मजबूर करे? लौरा का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसकी सांसें तेज चलने लगी। फिर उसने कहा, मेरे भीतर एक परिवर्तन आ गया सर परसिवल, ऐसा परिवर्तन जो आपको अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करने का अधिकार देता है। सर परसिवल ने सिर झुका लिया, चेहरा हाथ से ढक लिया। उसका रंग उड़ गया था। क्या परिवर्तन? उसने धीमे स्वर में पूछा। लौरा बोली, मैंने सुना है और मैं मानती हूँ कि किसी स्त्री का सबसे सच्चा और पवित्र स्नेह वह होता है जो वह अपने पति के लिए रखती है। जब हमारी सगाई हुई थी, वह स्नेह मेरे दिल में पैदा हो सकता था। आप उसे जीत सकते थे, लेकिन अब मैं स्वीकार करती हूँ, वह स्नेह मेरे भीतर नहीं रहा। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गालों पर बहने लगे। सर परसिवल स्थिर बैठा रहा। चेहरा अब भी हाथों में छिपा हुआ था। न कोई हरकत, न कोई शब्द, सिर्फ उसकी उंगलियों बालों में धसी हुई थी। वह क्रोध था या पीड़ा, कोई नहीं कह सकता। बस दोनों के जीवन का निर्णायक क्षण वही मौन से टंगा रहा कि मैं उसे अपने मन की बात कहने पर मजबूर कर दूंगी, लौरा के हित के लिए। सर परसिवल, मैंने तीखे स्वर में बीच में टोकते हुए कहा, क्या अब भी आप कुछ नहीं कहेंगे, जबकि मेरी बहन ने इतना कुछ कह दिया है? मेरे विचार से मैंने जोड़ा। मेरा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव मुझ पर हावी हो गया। आपकी स्थिति में कोई भी पुरुष उससे इतना सुनने का अधिकार नहीं रखता। मेरे इस असावधान वाक्य ने उसे एक रास्ता दे दिया जिससे वो मुझे टाल सके, और उसने तुरंत उसका फायदा उठाया। मिस हेलकॉम, उसने अब भी अपना चेहरा हाथ में ढकते हुए कहा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने ऐसा कोई अधिकार नहीं जताया था, तो कृपया मुझे क्षमा करें। वो कुछ सरल शब्द जो उसे फिर से उसी मुद्दे पर ला सकते थे, अब मेरे होठों तक ही पहुंचे थे कि लौरा ने दोबारा बोलकर मुझे रोक दिया। मुझे आशा है कि मैंने जो पीड़ादायक स्वीकृति की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, उसने कहा। मुझे आशा है इससे आपको मेरे आगे के शब्दों पर पूरा विश्वास मिलेगा। कृपया निश्चिंत रहे, उसने गर्मजोशी से कहा, अपना हाथ मेज पर रखते हुए और हमारी और फिरते हुए। अब उसके चेहरे पर जो भी परिवर्तन आया था वो गायब हो चुका था। अब उसका चेहरा उत्सुकता और प्रतीक्षा से भरा था। मैं चाहती हूँ कि आप समझे कि मैंने कोई स्वार्थी कारण से यह नहीं कहा, लौरा ने कहा। यदि आप मुझसे दूर हो जाते हैं तो मैं किसी दूसरे पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। मैं अपना शेष जीवन अविवाहित ही बिताऊंगी। मेरा अपराध आपके प्रति केवल मेरे विचारों तक सीमित रहा है। यह उससे आगे कभी नहीं जाएगा। कोई शब्द नहीं। वो ठिठकी, यह तय करने में कि आगे कौन से शब्द कहे, और उस क्षण झिझक में उसकी गहरी वेदना झलक उठी। फिर उसने, हाँ, मेरे और उस व्यक्ति के बीच जिसकी ओर मैं पहली और अंतिम बार आपके सामने इशारा कर रही हूँ, न कभी कोई शब्द बीता है और न कभी बीतेगा। न वह और न मैं इस दुनिया में फिर कभी मिलेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझसे और कुछ न कहलवाए और मुझ पर विश्वास करें। मैं जो कह रही हूँ वह सच है। यह सत्य है सर परसिवल, वह सत्य जो मुझे लगता है कि मेरे वचनबद्ध होने के नाते आपको जानने का अधिकार है, चाहे इसके लिए मुझे अपने भावनाओं की बलि ही क्यों न देनी पड़े। मैं आपके उदार मन पर भरोसा करती हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे और आपके सम्मान पर कि आप मेरे रहस्य रखेंगे। दोनों विश्वास मेरे लिए पवित्र है, उसने कहा, और मैं उन्हें पवित्र ही रखूंगा। इतना कहकर वह कुछ पल रुका, मानो उससे और कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने वो सब कह दिया जो मुझे कहना था, लौरा ने शांत स्वर में कहा। इतना कह दिया कि अब आपको इस सगाई से पीछे हटने का पूरा अधिकार है। आपने इतना कुछ कह दिया है, उसने उत्तर दिया, कि अब मेरे जीवन का सबसे प्रिय उद्देश्य इस सगाई को निभाना है। यह कहकर वो अपनी कुर्सी से उठा और कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा। वो चौंक उठी और उसके होठ हल्के से चीख निकल पड़ी। उसके प्रत्येक शब्द ने उसकी पवित्रता और सच्चाई को उस व्यक्ति के सामने प्रकट कर दिया था जो इन दिनों गुणों का वास्तविक मूल्य समझता था। उसकी अपनी उदात्त आचरण ही उसके विरुद्ध उसके आशाओं का शत्रु बन गया था। मैंने पहले इस परिणाम की आशंका की थी। अगर उसने मुझे मौका दिया होता तो मैं उसे रोक लेती। अब भी जब सब कुछ हो गया था, मैं उसके किसी अनुचित शब्द की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि मैं उसका विरोध कर सकूं। आपने यह निर्णय मुझ पर छोड़ा है मिस फेयरली, उसने कहा। मैं इतना कठोर नहीं हूँ कि उस स्त्री को त्याग दूं जिसने अभी अभी अपने चरित्र की महानता दिखा दी है। वह अपनी गर्मजोशी, भावना और शालीनता से बोला कि लौरा का सिर ऊपर उठा और उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए तेजी और आत्मबल की झलक आई। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, वह स्त्री जो बिना प्रेम के विवाह करती है वह सबसे दुखी स्त्री है। क्या यह संभव नहीं, उसने पूछा, कि अपने पति के प्रेम और निष्ठा से भविष्य में उसका हृदय बदल जाए?
कभी नहीं, उसने उत्तर दिया। अगर आप इस सगाई पर अड़े रहते हैं तो मैं आपकी सच्ची और वफादार पत्नी बनूंगी, सर परसिवर। लेकिन प्रेम करने वाली पत्नी अपने दिल की जानकार कभी नहीं। वह इतनी सुंदर और दृढ़ दिख रही थी, कोई भी पुरुष उसके सामने अपना दिल कठोर नहीं कर सकता था। मैं चाहती थी कि मैं सर पर्सिवल को दोष दूं, पर स्त्री होने के नाते मेरा हृदय उसके लिए भी द्रवित हो गया। मैं आपके विश्वास और निष्ठा को कृतज्ञता से स्वीकार करती हूँ, उसने कहा। आपका थोड़ा सा स्नेह भी मेरे लिए किसी अन्य स्त्री के सारे प्रेम से अधिक है। उसने उसका बायां हाथ थाम रखा था और दायां हाथ नीचे लटक रहा था। उसने धीरे से वो हाथ उठाया, उसे अपने होठों से हल्का सा छुआ, मुझे झुककर नमस्कार किया और पूरी शालीनता से कमरे से निकल गया। वह स्थिर बैठी रही, न बोली न हिली। मैंने उसे बाहों में लिया और चुपचाप अपने पास रख लिया। हम लंबे समय तक वैसे ही बैठे रहे, इतने लंबे समय की मुझे चिंता हुई कि मैंने उसे धीरे से पुकारा। मेरी आवाज से वो जैसे चेतना में लौटी। वह अचानक उठी और बोली, मुझे अब इन कर्तव्यों को निभाना सीखना होगा, मरियन, और उनमें से एक आज से शुरू होता है। उसने अपनी ड्राइंग सामग्री समेटी, दराज में रखी, ताला लगाया और चाबी मुझे दी। जो कुछ भी मुझे उसकी याद दिलाए उससे मुझे दूर होना होगा, उसने कहा। इस चाबी को जहाँ चाहो रख दो, कि अब कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह किताबों की अलमारी की ओर गई और वहां से वॉल्टर हार्ट्राइट की बनाई तस्वीरों वाला एल्बम उठाया। उसमें से उसे स्नेहपूर्वक थामे रखा, फिर उसे अपने होठों से चूमा और लौरा लौरा, मैंने दुख से कहा, ऐसा मत करो, यह आखिरी बार है मरियन, उसने विनती की। मैं इसे सदा के लिए अलविदा कह रही हूँ। उसने एल्बम मेज पे रखा, बालों से कंघी निकाली, उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर झरने लगे। उसने एक पतली लट काटी और उसे एल्बम के पहले खाली पन्ने पर गोलाकार रूप में पिन कर दिया। फिर पुस्तक बंद की और मेरे हाथ में दे दी। तुम उसे लिखती हो और वो तुम्हें लिखता है, उसने कहा। जब तक मैं जीवित हूँ, अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना, कभी भी मत कहना कि मैं दुखी हूँ। उसे परेशान मत करना मरियन, मेरे खातिर मत करना। अगर मैं पहले मर जाऊं तो उससे ये एल्बम देना और कहना कि मैं यह बाल अपने हाथों से रखे थे, और कहना, ओ मरियन, कहना कि मैं उससे प्रेम करती थी। उसने मुझे कसकर गले लगाया और अंतिम शब्द मेरे कानों में फुसफुसाए। इतनी तीव्र भावना से मेरे हृदय टूट गया। फिर वह अचानक मुझसे अलग हुई और फुट फुट कर रोने लगी। ऐसा दौरा जिसे शांत करना असंभव था। दिन दुख और थकान में बीत गया। जब वह सोई, मैंने वो एल्बम उसकी नजरों से हटा दिया। जब वह जागी, हमने उस सुबह की बात का जिक्र फिर कभी नहीं किया। न सर पर्सिवल का नाम आया, न वॉल्टर हर्ट्राइट का।